मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर पहचान ही लिया होगा कि आज हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके की पॉइंट्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कुछ समय के बाद ये मर्ज हो गई यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस से। फिर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस को एक और नाम से जानने लगे लोग, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस से। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस को और कौन नाम से जाना जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ और उसी दिन आईएमएफ का भी फॉर्मेशन हुआ। फिर अप्रॉक्स आफ्टर 2 ईयर ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। अब ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ तो इसमें जो सारे स्टेट्स थे यूएन के, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रेटिफिकेशन किया। फिर जो है 1946 में फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मतलब कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से मौजूदगी में आया इंटरनेशनल लेवल पे 1946 में। अब ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट का क्या पर्पस था? इसके मेनली 3 पर्पस थे कि ये इंश्योर करे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, प्रिवेंट करे कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूशंस को, और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे। अब ये तीनों पॉइंट्स की क्यों ज़रूरत थी, ये तीनों मोटिव की ज़रूरत क्यों थी ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट्स में? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंडीशन बहुत ही वर्ष हो गई थी सारे देशों की। भुखमरी की कंडीशन थी, कई देश तो विलुप्त होने के कगार में भी थे। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति का माहौल चल रहा था सारे कंट्रीज़ में। इसलिए इन सब पॉइंट्स की ज़रूरत थी। इसीलिए पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट में। क्योंकि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इसलिए लाना ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आप इंडिया के हैं, आप अगर जाते हैं यूएस में तो वहाँ पर डॉलर चलता है। अगर उसके कंपैरिजन में आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस सहना पड़ेगा। इसीलिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया गोल्ड के फॉर्म में, जो कि गोल्ड इक्वल टू डॉलर, और डॉलर के फॉर्म में ही सारी करेंसीज को मेज़र किया जाता है। और प्रिवेंट करे कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूशंस को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगी तो उसका प्रभाव जीडीपी पे भी पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और प्रमोट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो सके ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर आ सकें। ये इसका 3 पर्पस था। और ये तीनों पर्पस बताए कहाँ पर गए? माउंट वाशिंगटन होटल इन ब्रिटेन वुड्स यूएस में। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स और यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर एक फाउंडेशन रखी, एक नींव का पत्थर रखा, जिसका नाम था ओसिंडर कमेटी। अब ओसिंडर कमेटी की क्या ज़रूरत थी 1951 में? क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, उसकी रिपोर्ट में जो कुछ भी प्रिपरेशन होगी या इवोल्यूशन होगा, परिवर्तन होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ओसिंडर कमेटी 1951 में। तो ओसिंडर कमेटी का फॉर्मेशन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए ही हुआ था। तो सोच लीजिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की कुछ ना कुछ तो प्राथमिकता होगी ही, महत्व होगा ही। अब इसको भी जानना जरूरी है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये डेवलप करना चाहती थी एक क्रिएटिव इनेबलिंग एनवायरनमेंट को, ताकि उसमें लोग हेल्दी तरीके से रह सके और क्रिएटिव लाइफ अपनी जी सकें। तो ये तो था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन दोबारा देश में ना पैदा हो, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्टेंट प्रोवाइड करा सके और वो धीरे धीरे ग्रोथ उनकी होती रहे, तब वो जाकर एक समय के बाद डेवलप्ड नेशंस के बराबर आ सकें। अब चलिए हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में कि इसके 5 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इस ग्रुप में, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है लोन के फॉर्म में, और एक बहुत ही कम दर में, ताकि एक लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि जैसे आज मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का, और 2,000 उसको 50 साल बाद अगर कंपेयर करेंगे तो वो नील के बराबर होगा। इसी तरीके का ये इन्वेस्टमेंट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि वो धीरे धीरे करके विकास की ओर आगे बढ़ते रहें। वर्ल्ड बैंक ग्रुप
जो कि A5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है। और इससे अलग है वर्ल्ड बैंक। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक एक ही है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप IBRD और IDA का मिलकर एक जोड़ है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ एक ग्रुप है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये आम बैंकों की तरह काम नहीं करता। ये बैंक जो है डेवलप्ड एसोसिएशन, डेवलप्ड कंट्रीज एसोसिएशन के सपोर्ट से मिलकर बनने वाला बैंक है, जो पॉवर्टी एलिमिनेशन में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में। मेंबर्स कंट्री इसके 189 है, जिसमें 188 UN कंट्रीज़ हैं और एक जो है कोसोवो है साउथ ईस्ट यूरोप का। पहले इसके प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बने थे यूगिनी मेयर, और प्रेजेंट में है डेविड मालपास। अब डेविड मालपास को कैसे याद रखें कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तो इसके लिए देखिए, बैंक से फाइनेंस की हमेशा बात होती है, पैसे की, और पैसे को आम भाषा में कहा जाता है माल, टपोरी भाषा में बोलते हैं माल। तो माल को वर्ल्ड बैंक ग्रुप से आप रिलेट कर सकते हैं, डेविड मालपास। उसके बाद इसका पर्पस क्या था, फॉर्मेशन मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और पॉवर्टी एलिमिनेशन पे वर्क करती है, क्योंकि पॉवर्टी एलिमिनेशन सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इसलिए मेन फोकस इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सारी कंट्रीज़ में भुखमरी की कंडीशन आ गई थी। तो पॉवर्टी एलिमिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अफरा तफरी का माहौल बन गया था, क्राइम रेट बढ़ गए थे, करप्शन बहुत बढ़ गया था। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए पॉवर्टी एलिमिनेशन में फोकस किया जाने लगा। स्टारवेशन से मौत ज़्यादा होने लगी थी। अब चलिए देखते हैं कि 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना है, तो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं। तो पहला है IBRD, सेकंड है IDA, थर्ड है IFC, फोर्थ है MIGA, फिफ्थ है ICSID। एक एक करके हम इनको देखते हैं। पहला IBRD, ये जिस दिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था उसी दिन IBRD का फॉर्मेशन हुआ था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है और डेवलपमेंट की बात आ रही है। ये पहले बना तो ये चाहेगा कि हम ही सब कुछ सही करें और सब कुछ बनाएं। और इसके फॉर्मेशन की डेट को कैसे याद रखें, 1944। अब देखिए, रिकंस्ट्रक्शन का काम तेजी से कब होता है, जब आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को ठीक करने के लिए रोलर चलवा के रोड को सही करवाना होता है। ठीक, तो आपके पास ये दिमाग में सेट करिए कि रोलर आपके पास है किस कंपनी का, रोवर कंपनी का। तो रोवर का हमारा नंबर कोड है 44। तो रोलर से रोवर, और ये याद रह जाएगा 44। 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है। जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा होगा उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में ही होगा। ये आप बात नोट करके रख लीजिए। मेंबर्स कंट्री कितनी है, 189। इसका पर्पस क्या था, फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड कराती थी, ये डेवलपमेंट में सहायता प्रदान कराती थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करती थी, जैसे कि मेन मोटिव था वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी। बाद IDA का फॉर्मेशन हुआ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक संघ आकर सब कहते हैं कि हम भी विकास में आपके साथ हैं, मतलब डेवलपमेंट में मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए गैस लीक हो गई अचानक से, तो भगदड़ का माहौल बन जाएगा, लोग सोचेंगे कि मैं अपनी जान बचा लूँ। तो इसके फॉर्मेशन को याद करने की यही ट्रिक है। गैस 1960 हमारा कोड है, 60 का हमारा कोड है गैस। जैसे एसोसिएशन में संघ आते हैं, लेकिन गैस हो जाए तो सब भागने लगते हैं। इससे आप याद, गैस अगर लीक हो जाए, घरेलू गैस अगर लीक हो जाए तो लोग भागने भी लगते हैं। इस टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि फोनेटिक नंबर सिस्टम के ऊपर ही थी, आप उसको जाकर देखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसा कि मैंने बताया था कि हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में ही है। मेंबर्स कंट्री इसके 174 हैं। और जैसा कि ये IBRD का जैसे वर्क था,
पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। वैसे ही IDA का भी है, ये भी डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है और पॉवर्टी रिडक्शन में वर्क करती है। और IBRD अगर IDA मिल जाए तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन करती है, और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का फॉर्मेशन करती है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों को याद कैसे करें? मान लीजिए एक पिता के 5 बच्चे हैं, तो देखो जो बड़ा होगा उसी को देख के छोटा भी सीखेगा। तो ये तो 5, ये पहले नंबर के दूसरे नंबर के दोनों एक साथ हैं। अब 3 जो बचे हैं अब उनको देखते हैं। अब तीसरे नंबर के बेटे हैं IFC, इनका फुल नेम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए यहाँ पैसों की बात चल रही है, पैसों की बात आते ही लोग लालची हो जाते, पैसों की बात सुनते ही लोग लालची हो जाते हैं। तो लालची से आप वर्ड रिलेट करिएगा लैग। फाइनेंस की बात सुनते ही लोग इसलिए लालची हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि हम औरों से आगे रहें, और औरों से आगे बढ़ने के लिए आपको कदम तेज चलाने होंगे। तो लैग, L से लालची, L से लैग, आप ये याद रखेंगे तो हमारे 56 का नंबर कोड है लैग। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में। मेंबरशिप कंट्रीज है 185। इसका फॉर्मेशन का पर्पस क्या था? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में और पॉवर्टी रिडक्शन में। पहले दो जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक असिस्टेंट में। ये थर्ड वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो तीसरा बेटा है इसका कुछ अलग ही नेचर है। ये चाहता है कि अब हम इस सब चीज़ों से थक गए हैं, अब हम प्राइवेट सेक्टर में मूव करेंगे, हम अपना देखेंगे, हमें ये सब जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। तो ये प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में वर्क करता है। फिर उसके बाद MIGA, चौथे बेटे, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब ये क्या कहते हैं? ये गारंटी देते हैं कि हमारे ऊपर पैसा लगाओ, हम पैसा डबल करके देंगे। इन्होंने अपनी स्कीम समझाई कि हम एक फीफा की तरह एक इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल का टूर्नामेंट कराएंगे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर फीफा जो है हमारा कोड है 88 का। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC US में। मेंबर्स कितने कंट्रीज़ हैं? 181 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था? यह पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस को कवर करता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए दोनों चीज़ों में क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो किसी भी कंट्री में जब निवेश होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे वर्क होगा। जब लोगों को जॉब मिलेगी तो वहाँ पर उन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और धीरे धीरे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता चल जाएगा। और एक दिन जो है ऐसा आएगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के बराबर आ जाएंगे। इसीलिए लोग ज़्यादा फोकस करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, सारी कंट्रियाँ। और लास्ट हमारे बेटे हैं ICSID। इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है डिस्प्यूट्स, मतलब लड़ाई आप करेंगे तो हर जगह आपको GG करना पड़ेगा। ये हमारी ट्रिक का हिस्सा है, GG करना पड़ेगा। तो GG से हमारा नंबर कोड है 1966। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। GG हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में। मेंबर्स कंट्री इसके हैं 163, जिसमें से सिग्नेटरी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग जो स्टेट्स हैं वो 154 हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बनने का पर्पस क्या था? ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोवाइड कराती थी। इसका कहने का सेंस था कि मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं लोगों के बीच में सिर्फ मध्यस्थता का काम कर सकता हूँ। मैं बातचीत करके लोगों को समझा सकता हूँ कि ऐसा चीज़ें ना करें, और बाकी मैं इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी और मैं अपने खुद का काम करूँगा। तो ये थे 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके कॉम्बिनेशन से बना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आज हमने डिटेल में जानने की कोशिश करी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है और कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये वर्क करता है, और मेन इसका पर्पस क्या था। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।